वेलकम टू अभिज्ञान क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी चेक बाउंस या डिसऑनर ऑफ चेक के मामलों में हम क्या लीगल प्रोसीडिंग अपनाएं, कैसे कोर्ट केस फाइल करें कि हमारा जो डूबा हुआ धन है, डूबा हुआ जो हमारा पैसा है वो हमको वापस मिल जाए, इस विषय में। तो मैं ये वीडियो शुरू करती हूँ। आप वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, ताकि वो पूरी प्रोसीडिंग्स समझ सके कि चेक बाउंस के मामले में आप क्या क्या लीगल प्रोसीडिंग्स अपना सकते हैं, अपने पैसे की वापसी के लिए कोर्ट केस कैसे फाइल कर सकते हैं। तो आज हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, चेक बाउंस या डिसऑनर ऑफ चेक एक ऐसा मामला है। तो मैक्सिमम बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता रहता है कि मान लीजिए कोई बिजनेस ही कर रहा है, तो आपस में दूसरे बिजनेसमैन के साथ उसकी डीलिंग है और वो चेक आपस में चेक के द्वारा पैसे का लेन देन कर रहा है। इन दैट सिचुएशन अगर किसी का चेक बाउंस हो गया, सामने वाली पार्टी दूसरी पार्टी पैसा देने को तैयार नहीं है, तो कैसे वो अपना जो पैसा उसने उधार दिया है वो वापस पाए। तो उसके लिए क्या लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये वीडियो जो भी नए एडवोकेट्स हैं जो लॉ में अपनी कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा, ताकि उनको प्रॉपरली चैनल वाइज समझ में आए कि क्या क्या प्रोसीडिंग्स हमें कितने टाइम में लेनी है चेक बाउंस या डिसऑनर ऑफ चेक के मामले में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चेक बाउंस के मामले हैं वो आपके आते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत, ठीक है। और चेक बाउंस कौन से सेक्शन में होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में? वो सेक्शन है सेक्शन 138। 138 में चेक बाउंस के कई कारण हो सकते हैं। सबसे मेन कारण ये है कि आपने जिस अकाउंट के अगेंस्ट चेक लगाया बैंक में, उस अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड्स रहे, ठीक है। मतलब फंड्स जो थे वो सफिशिएंट नहीं थे, दैट्स वाई आपका चेक डिसऑनर हो गया। या फिर आपकी क्रेडिट लिमिट थी, एक बैंक ने आपकी एक क्रेडिट लिमिट तय कर रखी थी, ठीक है। जिस अकाउंट के अगेंस्ट चेक लगाया गया है उस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में एक क्रेडिट लिमिट बैंक ने तय कर रखी है कि वो केवल 5 लाख, मान लीजिए कि वो व्यक्ति केवल 5 लाख तक का चेक ही मतलब उस अकाउंट के अगेंस्ट लगाया जा सकता है। और उस व्यक्ति ने कितने का चेक दे दिया? 10 लाख का चेक दे दिया उस अकाउंट के अगेंस्ट। तो नेचुरल है कि बैंक उसको डिसऑनर कर देगी या उसको बाउंस कर देगी। तो ये कारण हो सकते हैं चेक बाउंस के 138 में। अब क्या है कि चेक जब बाउंस हुआ आपका और आपको वापस मिला, आपका चेक आपने उस अकाउंट के अगेंस्ट लगाया जिसके अगेंस्ट आपको मिला था, अपने बैंक में लगाया, जहां भी आपका खाता है आपने वहां लगाया, चेक आपको डिसऑनर होकर मिल गया कि भाई इनसफिशिएंट फंड्स, रीजन लिख के आ गया इनसफिशिएंट फंड्स, कि अकाउंट में पर्याप्त धन नहीं है, इसलिए चेक आपका डिसऑनर हो गया है, बाउंस हो गया। ऐसे में सामान्य इंसान की समझ में नहीं आता, जनरल व्यक्ति की, कि वो क्या करे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इसी बारे में कि अगर आपका चेक बाउंस हुआ है तो जिस डेट पे आपका चेक बाउंस होता है उस डेट में उसके बाद आपको विद इन जिस दिन आपको नोटिस मिला कि आपका चेक बाउंस हो गया, आपकी जानकारी में आया, उसमें अब बाकायदा चेक के ऊपर ये स्टैंप लगी रहती है बैंक की कि इस डेट को आपका चेक डिसऑनर हुआ, तो उस डेट से विद इन 30 डेज आपको एक लीगल नोटिस भेजना होगा उस व्यक्ति को जिसके खाते के अगेंस्ट आपका चेक बाउंस हुआ है, कि आपके खाते में पर्याप्त धन नहीं था या जो भी रीजन है जिस वजह से ये चेक बाउंस हो गया है। तो जिस दिन वो नोटिस उस व्यक्ति को प्राप्त होगा, वो लीगल नोटिस उस व्यक्ति को प्राप्त होगा, उस दिन से 15 दिन तक का टाइम आप उसको देंगे। आप वेट करेंगे कि मे बी लीगल नोटिस मिलने के बाद उस व्यक्ति को लगे कि उसे पैसा वापस कर देना चाहिए, तो टिल 15 डेज आप वेट करेंगे कि वो आपका पैसा हो सकता है वापस कर ले। ड्यूरिंग दिस पीरियड आप उससे बात करके, या अगर कोई आपका मीडिएटर है तो आप उसके थ्रू अगर आपको पैसा मिलता है आप कोशिश कर सकते हैं। जब 15 दिन तक, मान लीजिए लीगल नोटिस मिलने के बाद भी 15 दिन गुजर जाते हैं और वो व्यक्ति
आपके नोटिस पर कुछ भी जवाब नहीं देता, ना तो पैसा वापस करने को तैयार है और ना ही उसकी तरफ से कोई प्रॉपर रेस्पॉन्ड मिला, तब आप वो 15 दिन की अवधि बीत जाने के बाद आप विद इन 1 मंथ कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 142 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 में आप कंप्लेंट केस फाइल करेंगे। जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो भी आपके चेक बाउंस के मैटर हैं, इनमें कोर्ट खुद संज्ञान नहीं लेता। कोर्ट जो है खुद कॉग्निजेंस नहीं लेगा। जिसका चेक बाउंस हुआ है, जो भी अग्रीव्ड पार्टी है, वो आएगी, वो उसमें कंप्लेंट दाखिल करेगी। ठीक है, तो कोर्ट उस पर संज्ञान लेता है। तो टोटल मिलाकर आपका टाइम पीरियड हो जाता है नोटिस प्राप्ति की, जिस दिन नोटिस रिसीव होता है उस दिन से लेकर जो फाइलिंग का समय है 1 महीना, उसको मिलाकर 45 डेज मीन्स विद इन 45 डेज आपको कंप्लेंट केस दायर करना होगा। और कहाँ दायर करना होगा? ये होगा आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में। ठीक है, ये एनआई एक्ट का केस आपका कंप्लेंट केस में ही जाएगा। अब क्या है कि मान लीजिए बाई चांस किसी कारण से मतलब आप सही समय से आप विद इन टाइम विद इन 45 डेज केस को फाइल नहीं कर पाए, तब क्या होगा? क्योंकि आपका चेक मान लीजिए भाई विद इन टाइम नहीं है, नोटिस नहीं है, विद इन टाइम आपने फाइलिंग नहीं किया, तब आपके पास एक और साधन है कि अपने चेक को के उस मैटर को कोर्ट में ला सकें, कंप्लेंट को आप फाइल कर सके। उसमें आपको अपनी कंप्लेंट के साथ लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 में डिले कंडोनेशन की एप्लीकेशन देनी होगी। तो जो भी डिले कंडोनेशन का रीजन है, ठीक है, वो आपको लिखना होगा कि भाई जो भी जेन्युइन रीजन, जो भी रीजन हो वो आप लिखेंगे। जितने दिन का डिले है वो मेंशन करते हुए आप उस एप्लीकेशन को देंगे कोर्ट में। तो दिस विल बी द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा कि अगर उसको लगता है कि आपका जो रीजन है वो जेन्युइन है, जिसकी वजह से आप विद इन टाइम केस फाइल नहीं कर पाए हैं, तो कोर्ट आपके केस को एडमिट कर सकती है, कोर्ट आपके केस की फाइलिंग को मान सकती है और केस की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा सकती है। तो ये आपका हो गया फाइलिंग का तरीका। और फाइलिंग मतलब कैसे कैसे होगी। पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि जिस डेट पर आपका चेक बाउंस होता है उस डेट से 15 दिन के अंदर, ठीक है, 15 दिन मतलब जिस डेट पर आपका चेक बाउंस हुआ, आपकी जानकारी में आया, उस दिन से आपको मतलब एक लीगल नोटिस भेजना है विद इन 30 डेज। ठीक है, जिस दिन चेक बाउंस हुआ है उस दिन से 1 महीने के अंदर आप लीगल नोटिस भेज देते हैं। लीगल नोटिस जिस दिन आपने भेजा उस दिन से आपको 15 दिन काउंट करने हैं कि 15 दिन में हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको आपका पैसा रिफंड कर दे। वो 15 दिन जब बीत जाएंगे तब 1 महीने के आने वाले मतलब 1 महीने का जो अगला 1 महीने का 30 डेज का टाइम होगा उसमें आपको केस फाइल करना है। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में जो केस फाइल होंगे वो आपके कंप्लेंट केस के रूप में ही होंगी। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना होगा? आपने लीगल नोटिस भेजा, लीगल नोटिस की जिस डेट पर उस व्यक्ति को प्राप्ति हुई। एक चीज और इसमें बताना चाहूंगी कि कभी कभी जिसको आपने नोटिस भेजा, जो अक्यूज्ड पर्सन है जिसको आपने नोटिस भेजा, वो जानता है कि उसने ये ऐसा किया है, वो आपका पैसा नहीं देना चाह रहा है, उसने नोटिस को लेने से मना कर दिया। ठीक है, नोटिस गया उसके घर तक, वह आपने स्पीड पोस्ट से भेजा, एड्रेस पे उसके पहुंचा, पोस्टमैन उसने दिया और उसने मना कर दिया कि नहीं लेना है। ठीक है, तो पोस्टमैन उस पर एक एंडोर्समेंट करता है कि लेने से इनकार किया। तो अगर आपका कोई नोटिस वापस भी आ जाता है तो उसको ये माना जाता है कि नोटिस उस व्यक्ति को प्राप्त हो गया है। तो उस डेट से 15 दिन आगे के जो रहेंगे, मतलब जिस दिन पर नोटिस उसको मिला उस 15 दिन आपको वेट करना है जिस दिन नोटिस उसको मिला है। और उसके बाद जब 15 दिन में अगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, पैसा वापस नहीं किया, तो विद इन 1 मंथ आपको कंप्लेंट केस फाइल करना है। कहाँ फाइल करना है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में आपको फाइल करना है। और आपकी इस प्रकार से प्रोसीडिंग एनआई एक्ट में स्टार्ट
हो जाएंगी। तो टोटल मैक्सिमम जो टाइम है आपका केस फाइलिंग का एनआई एक्ट में वो 45 डेज है। अगर 45 डेज के बियॉन्ड आपका मैटर जा रहा है तो आपको लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 5 में आपको डिले कंडोनेशन की एप्लीकेशन विद कंप्लेंट देनी होगी। अगर कोर्ट को लगता है कि आपका डिले का कारण जो है वो जेन्युइन है तो ये जो है कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा कि वो आपके मैटर को एडमिट कर ले, एक्सेप्ट कर ले और प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा दे। तो ये मुझे लगता है कि जो भी नए एडवोकेट्स अगर नए नए हैं इस फील्ड में और उनको फाइलिंग की प्रोसीजर नहीं पता है कि कैसे फाइल होना है, कितने दिन में फाइल होना है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों से पूछते रह जाते हैं। हम एडवोकेट से अलग अलग जो हमारे सीनियर्स हैं या और लोगों से पूछते हैं। बेसिकली क्या होता है, एक हमारे यहाँ टेंडेंसी है कि फाइलिंग का काम जो क्लर्क हैं वो कर रहे हैं, हम जाके कोर्ट में केवल प्लीडिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारी जानकारी के बाहर होती हैं, हमें पता नहीं होता कि हमें ड्राफ्ट कैसे करना है, कंप्लेंट को कैसे ड्राफ्ट करना है, एप्लीकेशन को कैसे ड्राफ्ट करना है। तो उसमें हमारे जो टाइम है वो निकलता चला जाता है। हमारे जो मतलब जो हमारा कॉज ऑफ एक्शन है वो जेन्युइन होने के बावजूद भी वो विद इन टाइम नहीं रह जाता। ऐसे में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर जो भी नए एडवोकेट्स हैं, मान लीजिए चेक बाउंस का कोई मामला आता है, वो इस तरीके से आप देख लीजिए 138 सेक्शन और 142 सेक्शन ऑफ एनआई एक्ट, यू विल फाइंड कि आपको इस तरीके से ये चीजें करनी है। यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि जो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ कंप्लेंट केस फाइल कर रहे हैं तो ये कैसे निर्धारित होगा कि कौन से जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ आपको अपना केस फाइल करना है। तो उसके लिए आपको देखना होगा पुलिस स्टेशन, मीन्स कि किस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आपके जो आपका केस आ रहा है किस थाने के अंतर्गत आ रहा है। और थाना कैसे डिसाइड होगा कि मान लीजिए कि आप या तो आप वहां पे रह रहे हैं, उस थाने के अंतर्गत आपका घर है, साथ साथ जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक किस थाने के जुरिस्डिक्शन में आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप जिस भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास वो उस थाने का जुरिस्डिक्शन होगा, आप वहीं पर अपना कंप्लेंट केस फाइल करेंगे। तो मुझे लगता है कि एनआई एक्ट में केस फाइलिंग के लिए ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है। और आई होप आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको काफी कुछ समझ में आया होगा कि कैसे केस की फाइलिंग करनी है, क्या प्रोसीडिंग करनी होगी जब आपका चेक या किसी भी व्यक्ति का चेक बाउंस हो जाता है। तो आज के वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एज वेल एज द अदर पीपल, जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं वो इन वीडियोस का फायदा उठा सकें। तो जल्द ही एक नए वीडियो के साथ फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।